नमस्कार, मैं हूं केशव तिवारी और विशाल खबर के चर्चित चेहरे कार्यक्रम में आज हमारे बीच में है अखिलेश त्रिवेदी जी। अखिलेश त्रिवेदी जी रीवा में भारतीय जनता युवा मोर्चा के उपाध्यक्ष रह चुके हैं और वर्षों से भारतीय जनता पार्टी में एक समर्पित कार्यकर्ता के रूप में अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हैं। तो अखिलेश जी, बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में आपका। धन्यवाद केशव भैया। और सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से हिंदू नववर्ष कल आने वाला है, उसकी पूरे देशवासियों को, सनातनियों को शुभकामनाएं। और नवरात्रि का पर्व है, उसकी भी बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। अखिलेश जी, ये लोकसभा चुनाव चल रहे हैं, तो चूंकि आप रीवा संभागीय मुख्यालय में बैठे हुए हैं, तो विंध्य क्षेत्र में आप भारतीय जनता पार्टी की क्या संभावना देखते हैं? जिस तरीके से विंध्य में 4 सीटें हैं, सतना, रीवा, सीधी, शहडोल। पिछला लोकसभा चुनाव में चारों सीटें विंध्य की भाजपा को गई थी। इस बार क्या लगता है आपको कि क्या पोजीशन रहेगी? मुझे ऐसा लगता है कि पिछली बार 4 आई थी और इस बार मार्जिन बढ़ेगा। बाकी अंतर कुछ सीट में कोई वैसा नहीं है, सीटों के जीत का अंतर बढ़ेगा। माने चारों सीट भारतीय जनता पार्टी फिर जीतेगी। हम तो ये मानते हैं कि खजुराहो का भी आधा बेल्ट विंध्य में ही माना जाता है, तो 5 कह दें तो 5 सीट बीजेपी की ही आनी है। मार्जिन बढ़ जाएगा, मार्जिन बढ़ेगा। ऐसा माने इसके पीछे की वजह क्या? माने मार्जिन क्यों बढ़ जाएगा? ऐसा क्या किया है भारतीय जनता पार्टी ने जिसके कारण मार्जिन बढ़ जाएगा? देखिए, आप हम नहीं कहें, आप जनता से जाके पूछिए कि विंध्य अंचल का लगातार जिस तरह से पूरे देश प्रदेश के साथ विंध्य अंचल का जिस तरह से विकास हुआ, एक आम आदमी को मूलभूत आवश्यकता होती, सड़क, बिजली, पानी, इनमें आप देहात में जाइए, गाँवों से चिमनी गायब हो गई है। हर घर में लाइट फुल टाइम रहती है, कभी थोड़ी बहुत मैकेनिकल त्रुटि के चलते बंद हो, बाकी लाइट रात और दिन पूरा रहती है। काम लोग उससे अपना व्यापार भी अच्छा कर रहे हैं। सड़कों का जाल बिछ चुका है। रीवा में टनल, रीवा सीधी के बीच में इतनी व्यवस्थित टनल बन चुकी है। सौर ऊर्जा केंद्र इतना भव्य बना, उसका भी क्रेडिट मिलेगा पार्टी को। और जो एक सबसे बड़ा लाभार्थी वर्ग है, जो आवास, मूलभूत जो आवश्यकताएं होती थी, आवास, शौचालय, गैस सिलेंडर, ये सब नहीं। लेकिन जैसे अभी आपने कहा गैस सिलेंडर, तो उज्ज्वला योजना के माध्यम से गैस सिलेंडर तो मिल गया। अब स्थिति है, लोग कहते हैं कि उनको भराने के पास पैसे नहीं है महिलाओं के पास। नहीं, ये देखिए, विरोध करना एक अलग आप भी पब्लिक में जाते होंगे तो ये बात सुनते होंगे। अब मैं जान मैंने ये मैं मुझे तो कहीं सुनने में ऐसा नहीं आता। विरोधियों का कुछ तो विरोध करेंगे, उनको कुछ तो मुद्दे चाहिए ना। बाकी मुझे ऐसा लगता है, आप ये बताइए, मैं आप ही से काउंटर सवाल करूंगा कि आपके शहर में साइकिल की संख्या, जब सवेरे आप ऑफिस को निकलते होंगे या शाम को लौटते होंगे, तो साइकिल का कितना संख्या दिखती है? न के बराबर। तो कहीं ना कहीं जीवन स्तर जब उठा है, आज जो दिहाड़ी मजदूरी कर रहा और मेसन का काम कर रहा है, वो भी बाइक में चल रहा, तो क्रय शक्ति बढ़ी है, तो वो कमाया है तब बढ़ी है। तो जब वो मोटरसाइकिल, हर आदमी मोटरसाइकिल में चल रहा है। जिस तरीके से आपने अभी कहा कि विकास, तो देखिए, मैं अखबारी या मीडिया के माध्यम से विकास की चीज़ें सुनता रहता हूँ। निश्चित तौर पर लोग रीवा को बहुत विकसित शहर या विकसित जिले के रूप में देखने लगे हैं। और जब रीवा और सतना का तुलनात्मक अध्ययन होता है, या यूँ कह लें कि रीवा, सतना और सीधी का जब तुलनात्मक अध्ययन करेंगे, तो रीवा का बहुत ज़्यादा विकास हो गया और उसी तुलना में सीधी और सतना विकास के मामले में काफ़ी पीछे रह गए। और इस बात का रीवा में विकास का श्रेय तो राजेंद्र शुक्ला जी को दे दिया जाता है, लेकिन जो सतना और सीधी हैं, ये विकास के मामले में रीवा की तुलना में पीछे रह गए हैं। तो इसका भी नुकसान कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को चुनाव में होगा या नहीं होगा? मुझे ऐसा तो नहीं लगता है। देखिए, ये तुलना करना बहुत हम जायज़ नहीं समझते हैं, या ठीक है, लोग आपस में चर्चा में करते हों। रीवा ऐसा विकास अच्छा हुआ है तो सतना का भी हुआ है, सतना के साथ सीधी का भी हुआ है। और जो मूलभूत चीज़ें होती हैं, आम जनता को इस कंपैरिजन में नहीं पड़ता। उसको चाहिए क्या? वो काम मिल रहा है और सड़क मिल रही है, स्वास्थ्य सुविधा मिल रही है, ये सारी चीज़ें होती, इनका असर चुनाव पे पड़ता है। कोई, मुझे तो नहीं लगता कि मतदाताओं के बीच में, मैं तो ज़मीनी स्तर पे जाता हूँ, वो कंपैरिजन में वोट को नहीं। जैसे अभी आप एक देश में मोदी लहर है, लोग कहते हैं कि मोदी लहर है, बहुत तेज लहर, लेकिन जिस तरीके से कुछ लोग ऐसे हैं जो कई बार से
उनको पार्टी टिकट दे रही है। जैसे जनार्दन मिश्रा हैं, तो जनार्दन मिश्रा अपने अजीबोगरीब बोल के लिए, माने विवादित बोल के लिए जाने जाते हैं। तो इन चीज़ों का चुनाव में असर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? अब मैं तो ये कहूँगा कि जनार्दन के बारे में जानकारी अगर रखें जी, मैं समझता हूँ कि आप थोड़ा सतना से हैं, ज़्यादा करीब से न जुड़े होंगे। जनार्दन जी जैसा सरल सिंपल, वो पुराने एक सोशलिस्ट टाइप के नेता हैं जी। मतलब जिस स्थिति में बैठे हैं, आप आ गए कि भैया मेरा ये काम है और इसको थोड़ा सा देख लीजिए, तो काले है, मोटरसाइकिल है, चलो स्लीपर पहने, वो ऐसे व्यक्ति हैं। बाकी वो उनका पर्सनल है कि बोल क्या होते हैं, काम क्या होते हैं। विरोधियों को कुछ तो विरोध करना, मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि कुछ तो बुराई ढूंढेंगे तभी ना चुनाव में जाएंगे। बाकी जनार्दन जी निश्चित रूप से, मैं तो मोदी जी का नारा है अब की बार 400 पार, और हम लोगों का नारा है कि अब की बार जनार्दन 4 लाख पार। तो रीवा में लोग कहते हैं कि चुनाव तो जनार्दन मिश्रा लड़ते हैं, लेकिन चेहरा राजेंद्र शुक्ला का होता है। माने उसको अगर इस तरीके से कहें कि चेहरा राजेंद्र शुक्ला का होता है और जनार्दन मिश्रा जो है वो उप मुख्यमंत्री के मोहरे हैं। नहीं, इसको अब ऐसे मत समझा जाए। ठीक है, हमारी पार्टी का एक तो ये जो चरित्र होता है, सामंजस्य, कोई उठबाजी नहीं, अन्य दलों में यही चीज आम तौर पर नहीं पाई जाती। सांसद जी 10 साल से सांसद हैं हमारे जनार्दन जी। राजेंद्र जी लगभग कहते तो 19 साल हो गए, कभी 2-2.5 साल का कार्यकाल छोड़िए, बाकी मंत्री रहे आया है, मुख्यमंत्री। दोनों के बीच में अब जितने विधायक हैं, कभी आपने सुना है कि इनका टकराव एक दूसरे से होता है? नहीं होता। सब मिलके काम करते हैं, विकास का इसीलिए रिजल्ट दिखता है। आज महासागर का पानी गाँव हमारे रीवा में पहुँच चुका है, लगभग 3.5 लाख एकड़ जमीन, अभी 8 लाख तक उसको ले जाना है अगले कोई 5 साल में। तो सामंजस्य है, तभी हर योजनाओं का क्रियान्वयन तरीके से होता है। और हाँ, सांसद जी में कभी एक दूसरे से टकराहट नहीं करते हैं, जो जनरली दूसरी जगह होता है। तो इसलिए उनको अब विरोधियों को कुछ तो कहना ही है। भाई साहब, हमारे सांसद जी, आप कोई मुद्दे देखिए, वंदे भारत दिवस चल रही है, सोलर पैनल एशिया का जब बना था एशिया का सबसे बड़ा, व्हाइट टाइगर सफारी, ये सब केंद्र की योजना है। लेकिन सामान्य दोनों मंत्री जी भी उसमें पहल करते हैं, जहाँ जरूरत होती है तो मंत्री जी जाते हैं, जहाँ जरूरत होती है सांसद जी अपना प्रयास करते हैं। तो इसको उस परिप्रेक्ष्य में नहीं देखना चाहिए। वो बिल्कुल सांसद हैं और वो नेता हैं, और राजेंद्र जी तो प्रदेश के लोग कहते हैं कि अभय मिश्रा जो है वो बड़े फाइटिंग स्पिरिट के आदमी और किसी भी स्थिति में चुनाव जीतने की कोशिश करते हैं, और इसका प्रमाण अभय मिश्रा ने सेमरिया चुनाव में दिया है। इस सेमरिया चुनाव में राजेंद्र शुक्ल के बहुत करीबी केपी त्रिपाठी चुनाव लड़ रहे थे और अभय मिश्रा ने वहां से चुनाव जीत करके, मैंने एक हिसाब से देखें तो घोषित तौर पर ये राजेंद्र शुक्ला को बता दिया कि नहीं हम चुनाव जीतना जानते हैं। मैंने राजेंद्र शुक्ला के तमाम समर्थन होने के बाद भी, तो नीलम मिश्रा उनकी पत्नी है, चुनाव लड़ रही है। तो आपको क्या लगता है कि कहीं सेमरिया वाला चुनाव परिणाम तो नहीं आएगा जो सेमरिया में? पहली चीज तो आपको मैं बता दूं, काट की हंडी बार बार नहीं चढ़ती। और आज सबसे बड़ी बात, पहले तो संगठन, कांग्रेस पार्टी के जो प्रत्याशी हैं, संगठन से अपने सामंजस्य बिठा लें। अभी आप लोगों ने देखा होगा कि जिस दिन पर्चा भरे हैं आदरणीय जनार्दन जी और सीएम साहब आए थे, तो बहुत सारे उनके वरिष्ठ से वरिष्ठ कार्यकर्ता बीजेपी ज्वाइन किए, कांग्रेस को इस्तीफा देंगे। इनके ये बताइए, आप ही से मैं फिर क्वेश्चन करता हूं कि कांग्रेस पार्टी में ही ऐसा क्यों होता है कि पति विधायक है और पत्नी को सांसद के टिकट? क्या कांग्रेस में और कोई कैंडिडेट नहीं है? तो ये भाजपा से वो लड़ ही नहीं रहे हो, पहले कांग्रेस से लड़ लें। और मैं तो बोल दिया हूं 4 लाख पार, कहीं इससे भी ज्यादा की जीत होगी। कहीं कोई गुंजाइश सूरत नहीं उनके कार्य, कोई प्रचार, आप भी मीडिया जगत से जुड़े हैं तो उनके देखते रहते होंगे। आजकल तो हर आदमी मीडिया पर्सन है, यूट्यूबर, सोशल मीडिया, कहीं 2 के अलावा तीसरा कोई दिखता है फील्ड में, सिर्फ वही दोनों छटपटा रहे हैं, उससे कुछ फर्क नहीं होना है। सीधी में क्या रहेगा? सीधी में एक बड़ा चेहरा है कांग्रेस का, कमलेश्वर पटेल,
और राजेश मिश्रा एक नए व्यक्ति हैं, पहली बार। देखिए, कांग्रेस पार्टी से कौन आज की डेट में जुड़ना चाहता है? मतदाता को आप लोग तो फील्ड में काम करवाते हैं, एक सेंटीमेंट समझिए, कौन जुड़ना चाहता है डूबती नाव को? जिसके नेता सब छोड़ के जा रहे हैं, तो जनता को पागल थोड़ी समझ रखना चाहिए। अभी तक जनता हम नेताओं से 2 कदम अब आगे सोचती है। उसको देखना है कि जब से मोदी जी की सरकार केंद्र में आई है, लगातार देश की स्थिति सुधार विश्व में भारत का एक गौरव बन गया है। लेकिन लोग कहते हैं कि महंगाई और बेरोजगारी बढ़ी है, बेरोजगारी का ग्राफ जो है वो निरंतर बढ़ता जा रहा है। महंगाई के मामले में लोग कहते हैं कि जो तेल 60 रुपये 80 रुपये को मिल रहा था वो 200 रुपये किलो तक गया। पेट्रोल, कच्चा तेल विश्व में पूरे सस्ता है, उसके बाद भी मोदी जी उसको महंगा बेच रहे हैं। इस तरीके के मुद्दे नहीं, कहने को तो ठीक है, कुछ कहेंगे। पहली चीज़ ठीक है, आपने कहा तेल का कीमत, तेल के खाद्यान्न, गेहूँ का, दाल का, हर चीज़ का रेट बढ़ेगा तो उसका रेट उसमें आएगा। पहली चीज़, MSP बढ़ती जा रही है। 2014 के परिप्रेक्ष्य में देखेंगे तो मुझे नहीं लगता कि दलहन का या जिसका भी आज से लगभग 40 से 50% डाउन रेट था, तो वो हुआ। अब पेट्रोल पर कीमत की बात कर रहे हैं, ठीक है, देश को जब बड़े सोच पे लेके चलना है, कुछ बर्दाश्त करना पड़ेगा, कुछ बर्दाश्त भी करना पड़ेगा, प्लस हमें ये भी देखना पड़ेगा कि विकास योजनाएं आज रक्षा के क्षेत्र में, आत्मरक्षा के क्षेत्र में भारत सामर्थ्यवान बन रहा है, तो हमें अपने खर्चों में थोड़ी कटौती करनी पड़ेगी। ये हम कार्यकर्ता हैं और जनता भी इस बात से नाराज नहीं। अगर नाराज होती तो बार बार जहां चुनाव हो रहे हैं भाजपा को मजबूत ना करती। एक तरफ आप ये देखिए कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में मिडिल क्लास बहुत पिछड़ा है। गरीबों को तो सरकार ने आवास दे दिया, लाडली लक्ष्मी दे दिया, उज्ज्वला दे दिया, मतलब जो कुछ भी है सब उनके लिए दे दिया। बड़े लोग जो है वो अडानी अंबानी अपने स्तर से काम कर रहे हैं। जो मिडिल क्लास है, जो टैक्स पेयर, जो ज्यादा बड़ा टैक्स पेयर है, उसको वैसा तो मुझे भी ऐसा समझ में ज्यादा नहीं आ रहा। मिडिल क्लास की भी हर उसमें कहना चाहिए तो व्यवसाय में हो या कि नौकरी पेशा हो, तो सबकी थोड़ी थोड़ी इनकम बढ़ी है, उनकी सैलरी बढ़ी है। व्यवसाय करने वाले कई जगह ऐसा होता है, तो उसके लिए आदमी एक सबको वही सरकार हर आदमी के खुश नहीं कर सकती, हर आदमी के टारगेट करके योजना नहीं बना सकती, उसको लार्ज स्केल पे सोच के एक योजना बनाती है। और मुझे तो ऐसा कुछ बहुत कहीं फील्ड, हम लोग तो ज़्यादातर नेता तो है इनकार करता है फील्ड में बोलते, तो मुझे ऐसा कुछ समझ में नहीं आता। बाकी अगर ऐसा कुछ है तो सरकार और मेरी टीम, जो भाजपा की थिंक टैंक होता है, कुछ उसके दिमाग में जरूरी चलेगा, क्योंकि देश की जनता को भी ये भरोसा है कि मोदी जी, अमित शाह जी, मोदी है तो मुमकिन है, कुछ करेंगे तो ये करेंगे, विश्वासी है। प्रदेश में 29 सीट है, क्या लगता है आपको इस बार कितनी सीट आएगी? 29 में तो कोई गुंजाइश है, आप लोग हमसे ज़्यादा आप ही सर्वे दे रहे हैं, 29 में 29 आ रही हैं, कहीं कोई इसमें संशय की कोई बात जब एक चीज और आपने, तो कांग्रेस से जिस तरीके से नेताओं को आप भारतीय जनता पार्टी आयात कर रहे हैं, मतलब वो आ नहीं रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है कि अब आयात कर रही है। और आयात इसलिए भी मैं कह रहा हूँ कि अगर आयात नहीं कर रही होती तो न्यू ज्वाइनिंग टोली बनाने का क्या मतलब था? मैं जिसको आना होता वो आ जाता। न्यू ज्वाइनिंग टोली बना दी गई कि नहीं, तुम फोन लगा के बोलो, आओ, प्रेरित करो, खींचो, लालच दो, कुछ इस तरीके। तो ये जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के लोगों को, माने कांग्रेस से जिस तरीके से आयात कर रही है, तो इस आयात से ऐसा तो नहीं कि माने आपकी नाव में जितने लोग बैठे थे पहले से तो वैसे ही नाव फुल थी, अब वो ज्यादा लोगों को आपने बुला दिया तो पता चला कहीं ऐसा ना हो कि नाव डूबने लगे। ऐसा बिल्कुल नहीं है। देखिए, हम लोग जो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होता है, ये पार्टी और देश और अपने धर्म के प्रति समर्पित रहता है। अब आयातित आप कह रहे हैं, मैं आप ही की भाषा बिल्कुल हम आयात कर लेते हैं, लेकिन हम अपने विचार को देके आयातित कर रहे हैं। अगर कोई हमारी विचारधारा को स्वीकार कर रहा है तो हमको कोई दिक्कत नहीं है, हमारे कुंडे में आओ। हर आदमी चाहता है कि हमारा दायरा बढ़े, विस्तार हो, तो हम अपने। आप एक चीज बताइए कि अभी एक हिंदुस्तान के एक बड़े अखबार में एक रिपोर्ट छापी कि हिंदुस्तान के अंदर जिन
25 लोगों के ऊपर ईडी सीबीआई उन सबके रेड थी और उनके सबके ऊपर मुकदमे दर्ज थे। जैसे वो भारतीय जनता पार्टी में है तो लोग ये कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के पास विश्व की सर्वश्रेष्ठ वाशिंग मशीन है। मतलब कितना गंदा से गंदा व्यक्ति भी आया, जैसे भारतीय जनता पार्टी की वाशिंग मशीन में घुसता है तो वहाँ से बिल्कुल चकाचक उज्जवल होकर निकलता है। कई लोगों के मुकदमे बंद कर दिए गए, कई लोगों को क्लोजर रिपोर्ट दे दी गई और कई लोगों के बारे में कुछ हो ही नहीं। कल तक वो आता है, कल तक वो भ्रष्टाचारी था, कल तक वो चोर था, कल तक वो मैंने पुलिस की निगाह में था, कल तक वो हिरासत में था, मुकदमा चलाया जा सकता, जैसे भाजपा में आया सरकार को। ऐसा नहीं लगता कि मैंने ये आम आदमी भी इस बात को देख रहा है। वो ठीक है कि आपने मैंने इतने लाभार्थी पैदा कर दिए हैं तो ये चीजें दिख नहीं रही, लेकिन कहीं ना कहीं अंदर से पीड़ा होती है कि यार ये कम से कम भारतीय जनता पार्टी को ऐसा तो नहीं करना चाहिए। नहीं, देखिए पहली चीज तो मैं इस बात को कहूँगा कि विपक्षी क्या ये मानते हैं कि जितने भ्रष्टाचारी थे सब उन्हीं के पास थे? हाँ, मानते हैं। अगर मानते हैं तो फिर राजनीति में किस मुंह से जनता के पास जाते? पहली बात। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि ऐसा किसी कोई एक व्यक्ति हो कि जिसका केस बंद हो गया हो, सबकी जांच चल रही, वो अपने स्तर पे चल रही है और ये तो कहते हैं कि कोर्ट उसका डिसीजन करेगा और उसमें कहीं कोई अगर कोई है चार्जशीटेड है या उनकी जांच अभी अधूरी है, जो भी होगी वो न्यायालय ही निर्णय देगा। सरकार की तरफ से किसी को कोई छूट नहीं होती। अच्छा, आपकी निगाह में आपने कई मुख्यमंत्री देखे प्रदेश में, आपकी निगाह में अच्छा मुख्यमंत्री कौन है? ये आपने सवाल ऐसा धर्म संकट वाला, लेकिन इसमें देखिए ऐसा है कि मैं तो कोई तो मुख्यमंत्री भाजपा का जो अभी शिवराज जी थे वो भी अच्छे थे। उसमें देखना पड़ेगा। यूँ तो देखिए भारतीय जनता पार्टी में सूर्यलाल पटवा से लेकर के बहुत सारे लोग थे, लेकिन आपकी निगाह मैं ये कहूँगा कि जिसको जनता ने चुना और रिपीट भी किया वो सबसे अच्छे मुख्यमंत्री। अच्छा, आपकी निगाह में चूंकि राजनीति में आप अच्छा विधायक कौन लगता है? ऐसा कोई विधायक जो आपकी निगाह में ये मध्य प्रदेश के पर्सपेक्टिव में दिल्ली के पर्सपेक्टिव मैं जहाँ तक अपनी बात कहूँ तो ज़्यादा लोगों से जिन लोगों से परिचित हूँ बिंद में मुझे ऐसा चूज करना, ये भी आप धर्म संकट वाला सवाल कर रहे हैं। मेरे जितने विधायक हैं, मैं रीवा की बात कर लूँ, सतना में जिनसे एक दो से मिला हूँ, पन्ना में विजयन जी से मिला हूँ, तो जैसे आप आप कहते 10 विधायक से मिले, हाँ, लेकिन उस 10 विधायक में कोई तो आपको सबसे ज्यादा अच्छा लगा हो? मेरे सब अच्छे हैं। मुझे मैं वही बिल्कुल अंदर से खुल के बोल रहा हूँ, कोई इसमें ये नहीं कि किसी खुश करने के लिए। मेरे सभी विधायक किसी न किसी मामले में सब अच्छे हैं। इसमें सबसे ज्यादा अच्छा कौन है? सबसे ज्यादा अच्छा, ये सवाल एक जरा टफ है, इसके लिए मुझे बहुत देर सोचना पड़ेगा, कई मतलब उनके एंगल को नापना पड़ेगा। बाकी सभी जैसे शुक्ला जी हैं तो उनका एक काम है, काम करने का जुनून, विकास अगर मैंने उनके बारे में सुना है और जाना है कि रोड सड़क में मान लीजिए सतना जा रहे हैं और वो बात कर रहे हैं टीम के साथ और उनकी गाड़ी किसी गड्ढे में गिरी और 4 लेन सड़क है, उनको ये पता है तो तुरंत उस विभाग के अधिकारी को कहेंगे, फोन लगाओ, देखो यार यहाँ पे किसी इस एरिया में रोड गड़बड़, इसको सही करो। ये इतनी सोच लेके चलते हैं, मतलब कंप्रोमाइज नहीं। अगर उनको जर्क लगा तो किसी की जान रात को जाकर जोखिम में पड़ सकती है जान, तो काम करने को उनका जरूर है। नागेंद्र सिंह जी हैं, इतने वरिष्ठ होते हुए आप उनको मतलब उम्मीद से ज्यादा ऊर्जावान रहते हैं। लोग राजेंद्र शुक्ला के बारे में कुछ लोग भी कहते हैं कि राजेंद्र शुक्ला कुछ दिनों तक सतना जिले के प्रभारी बनते हैं, तो उनके ऊपर एक आरोप ये भी लगता है कि सतना जिले की तमाम योजनाओं को उठा के वो रीवा लेके चलेंगे। नहीं, ऐसा सब ये कोई राजेंद्र शुक्ला के जेब का मामला नहीं होता भाई साहब। आप बड़े वरिष्ठ पत्रकार हैं, तो राज्य सरकार की योजना होती, कैसे लेके कोई चला जाए, किसी कैश देने से थोड़ी कुछ होता है, ऐसा कुछ नहीं होता है। रीवा की योजनाएं रीवा में इम्प्लीमेंट हुई हैं। और अब ये बताइए, व्हाइट टाइगर सफारी जिला तो रीवा है, सतना है ना, जिला सतना है। अब ये जरूर है कि उसका पूरा रूपरेखा तैयार करना, उसको इम्प्लीमेंट करना, उसको मूर्त रूप तक पहुंचाना, ये शुक्ला जी ने किया है। और रीवा से महज 12 किलोमीटर 14 किलोमीटर में है, हाँ वो नजदीक है, लेकिन जिला सतना लगता है। तो ये ऐसा कुछ नहीं है।
अब लगातार क्षेत्र का, चाहे सतना हो चाहे रीवा हो, अभी रीवा भी विकास की उसमें कोई आयाम तक नहीं पहुंचा है, बहुत आगे जाना है। और मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि राजेंद्र शुक्ला जी उप मुख्यमंत्री बन गए हैं तो विंध्य का चौतरफा विकास हर एंगल पे होगा। और चूंकि उनके प्रति मैंने जो लगभग 20-22 साल में उनको जाना है, उनको काम का जुनून है। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे विशाल खबर से मुखातिब हुए, रूबरू हुए और एक बड़ी सार्थक चर्चा हुई बिजली के क्षेत्र में। बहुत बहुत धन्यवाद।